पार्क है, सीतापुर में 210 हेक्टेयर का पार्क है, पिपरा सेवा में 66 हेक्टेयर का, IIT जदरुआ वहाँ पे 28 हेक्टेयर का है। भविष्य में भी अगर देखें, अगर मुरैना में, तो मावई में 211 हेक्टेयर का और फुटवेयर क्लस्टर सीतापुर में 63 हेक्टेयर का नया डेवलप होने जा रहा है। शिवपुरी की अगर मैं बात करूं तो शिवपुरी में भी हमारे पास फूड क्लस्टर है करीब 15 हेक्टेयर का, और जो नया प्रपोजल हम लोगों के सामने है वो देहरवाड़ा और गुरावल का है 77 हेक्टेयर और 30 हेक्टेयर में। गुना की अगर मैं बात करूं तो जो नए डेवलपिंग पार्क हैं वो पिपरौदा खुर्द में करीब 37 हेक्टेयर लैंड है, और जो नया और एक प्रपोजल हम लोग कर रहे हैं वो चैनपुरा में 334 हेक्टेयर का है। तो ग्वालियर चंबल के इस रीजन में प्रत्येक जगह पे मैं माननीय उद्योगपतियों को गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर ज़रूर अपनी दृष्टि रखें और देखें कि हर जगह हमारे पास संभावनाएं हैं। मैं मध्य प्रदेश की जो विशेष पॉलिसीज़ हैं उसके बारे में बहुत ही शीघ्र, ज़्यादा समय न लेते हुए इसके डिटेल्स आपको उद्योगपतियों को शेयर कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट प्रमोशन असिस्टेंट IPA करीब 40% तक प्लांट और मशीनरी के इन्वेस्टमेंट पे दिया जाता है। यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट आप ज़्यादा जनरेट करते हैं तो करीब 50% की और बढ़ोतरी आपके IPA में की जा सकती है। अगर आप एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं तो आपके उसमें IPA में 20% की और वृद्धि की जा सकती है। और अगर कम औद्योगिक विकास वाले क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ भी 20% की इसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। मध्य प्रदेश की पॉलिसी में ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन का असिस्टेंस भी है, जिसमें इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज उसका सपोर्ट हम मध्य प्रदेश में देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का असिस्टेंस मध्य प्रदेश में पावर, वाटर और अप्रोच रोड के लिए देते हैं। पावर टैरिफ के ऊपर रिबेट हम MP ERC के जो ऑर्डर्स हैं उसके तहत ₹1 कम तक का हम उसमें आपको रिबेट देते हैं। रीइंबर्समेंट जो आपके पेटेंट चार्जेज हैं उनका हम करते हैं। मध्य प्रदेश में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और टेक्सटाइल और गारमेंट्स के लिए अलग से अट्रैक्टिव पॉलिसी है, और मुझे ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं कि हमारी टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फूड प्रोसेसिंग और IT की पॉलिसी पूरे देश भर में सर्वश्रेष्ठ है। फूड प्रोसेसिंग में हम 50% एडिशनल कैपिटल सब्सिडी और मंडी टैक्स का एग्जेम्पशन 5 साल तक। टेक्सटाइल गारमेंट में हम इंटरेस्ट का सबवेंशन करते हैं, इंटरेस्ट हम सरकार के द्वारा दिया जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और ट्रेनिंग का इंसेंटिव दिया जाता है गारमेंट इंडस्ट्री में। हमने स्टेट की स्किलिंग में मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना और अब भारत सरकार के द्वारा भी इस तरह की योजना की जा रही है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये सेक्टर और अट्रैक्टिव हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में जो लेबर की डायनेमिक्स है उसमें मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसने कि हमेशा लेबर का ख्याल रखा है, और इतना सुकूनदायक वातावरण यहाँ लेबर और इंडस्ट्रीज़ के बीच में रहा है। और इसी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश पहला स्टेट है पूरे देश भर में जहाँ पे लेबर केस मैनेजमेंट सिस्टम लागू है। यहाँ पे करीब 43% पॉपुलेशन वो वर्किंग एज कैटेगरी में है। यहाँ पे 0 लॉस होता है मैन डेज का, मतलब काम करने में कोई रुकावट नहीं। उद्योगपतियों को मैं लगातार निवेदन करना चाहूँगा। सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट है, फीमेल वर्कर्स की सेफ्टी है, फीमेल वर्कर्स 24 घंटा 7 दिन काम कर सकते हैं। मैं आखिरी में इसमें ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कि जिसने कि लेबर लॉज में सुधार करते हुए पहले 16 रजिस्टर रखने पड़ते थे, उनकी जगह पर मध्य प्रदेश में केवल 1 रजिस्टर रखने की हमारे यहाँ आवश्यकता है अभी वर्तमान में। मैं आखिरी में आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आपको ये दिन याद रखना है, 7 और 8 फरवरी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो 2025 में होगा, भोपाल में होगा। मैं आप सभी को इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं। और अंत में कमायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा, तो उसके लिए मैं शक्तिशाली ग्वालियर चंबल रीजन, शक्तिशाली मध्य प्रदेश, शक्तिशाली भारत की अपने मन में कल्पना करते हुए कहना चाहूँगा कि और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयगान। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब सेक्टर वाइज प्रेजेंटेशन। सो सबसे पहले जो हमारे पर्यटन क्षेत्र में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो पोटेंशियल है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी देते हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ श्री इलैयाराजा जी को, मैनेजिंग डायरेक्टर टूरिज्म डिपार्टमेंट।
तो हमारे साथ श्री शिवशेखर शुक्ला जी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म। उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ प्रेजेंटेशन के लिए। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंच और सभी सम्मानित अतिथिगण, सबका भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में स्वागत है। जैसा बताया गया फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश, तो मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा, कल्चरली रूटेड एंड फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश टूरिज़्म के बारे में आप सब भली भांति अवगत हैं। जितने यहाँ पर आकर्षण हैं, चाहे वो संस्कृति के हों या पर्यटन के हों, पूरा देश मध्य प्रदेश के बारे में अच्छे से अवगत है। मैं उस पर ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत ब्रीफ में। जो मुख्य आकर्षण है मध्य प्रदेश में, यहाँ की जो हेरिटेज है वो वर्ल्ड नोन है, और हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें 14 यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मध्य प्रदेश में उपलब्ध हैं वर्तमान में, जिनमें से 3 सांची, भीमपेटका और खजुराहो परमानेंट लिस्ट में है और 11 टेंटेटिव लिस्ट में है यूनेस्को की। ग्वालियर रीजन की बात करें तो हमारा मैजेस्टिक ग्वालियर फोर्ट और चंबल की रॉक आर्ट, ये रिसेंटली 6 महीने पहले ही यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है, और ये लिस्ट आगे बढ़ती ही चली जाएगी। इसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस टूरिज्म की बात करें तो हमारे यहाँ बहुत सारे आकर्षण हैं, और बहुत अच्छा श्रद्धालुओं के लिए प्रदेश आकर्षण रखता है। बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं। सबसे प्लेनेट की वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिवर्स नर्मदा जी अमरकंटक से प्रवाहित होते हुए पूरे मध्य प्रदेश को अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित करते हुए गुजरात तक जाती हैं। इसी प्रकार से अन्य बहुत सारी नदियाँ, बांध और वाटर बॉडीज़ हैं। वाइल्ड लाइफ यहाँ की बहुत ही पूरे देश क्या पूरे इंटरनेशनल लेवल पे विख्यात है। वी आर कॉल्ड द टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, घड़ियाल स्टेट। घड़ियाल तो हमारे पड़ोस में ही यहाँ पे चंबल रिवर में है, और न जाने कितने और आकर्षण हैं। इसी प्रकार से जो विल्डरनेस है, नेशनल पार्क्स हैं, वो हमारे बहुत बड़े आकर्षण हैं। जैसा आप देख सकते हैं नक्शे में, पूरे प्रदेश में ये स्थान फैले हुए हैं। 24 सेंचुरीज, 12 नेशनल पार्क्स, 7 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व्स, 14 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 2 ज्योतिर्लिंगास, and many efforts by the government to promote our cultural sites in a better manner to the whole world. माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक अपना विजन है कल्चर और को टूरिज़्म से जोड़ने का, जितने भी हमारे यहाँ अच्छे स्थान हैं श्रद्धालुओं के लिए, उन सब में बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उनमें से एक उदाहरण महाकाल महालोक आपके सामने है, जहाँ पर टूरिस्ट फुटफॉल पिछले 2 साल में एकदम से तेज़ी से बढ़ा है। उसी प्रकार 20 ऐसे धार्मिक स्थान हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं, और सभी श्रद्धालुओं के लिए वहाँ पर अच्छी व्यवस्थाएं हों, अच्छा सुलभ दर्शन हो, साथ ही संस्कृति के बारे में वहाँ अच्छे से लोगों को जानकारी दी जा सके, इसकी व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के विजनरी लीडरशिप में राम गमन पथ और श्री कृष्ण पाथे, जो कि दोनों जो हमारे श्रद्धा के मतलब जो जिनके बारे में पूरा देश श्रद्धा से हमेशा अवनत रहता है, वो प्रदेश में उन्होंने बहुत समय बिताया है, और उनके जहाँ जहाँ पे स्मृति चिन्ह हैं उन सबको डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं इसमें ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं सीधे अब इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी के बारे में बात करता हूँ। मध्य प्रदेश टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत ही आकर्षण का सेक्टर है, और ये भी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि वर्ष 2023 के जो आंकड़े हमारे पास अभी आए हैं, उसमें टूरिस्ट फुटफॉल कई गुना पिछले सालों से बढ़ता हुआ दिख रहा है। 2022 से जब करीब 3 करोड़ 65 लाख टूरिस्ट आए थे, 2023 में 11.5 करोड़ टूरिस्ट मध्य प्रदेश में आया। 3.5 गुना की वृद्धि हुई एक ही वर्ष में। यदि भी हम कह सकते हैं 2022 में कोविड का इम्पैक्ट रहा होगा, तो प्री कोविड अगर हम 2019 का डेटा देखें तो भी 3 करोड़ 65 लाख से सीधे 11.5 करोड़ पहुंचा है। 9 करोड़ से सीधे 11.5 करोड़ पहुंचा है, यानी कि प्री कोविड लेवल से भी ऑल टाइम हाई हमारा 2023 में आंकड़ा गया है, और ये आंकड़ा बढ़ते ही जाना है। इन सभी चीज़ों को सामने रखते हुए, चूंकि मध्य प्रदेश एक बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ पर्यटन के क्षेत्र में प्रदेश है, हमने बहुत आकर्षक पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं। इसके कुछ फीचर्स मैं आपको बताऊंगा। डिटेल्स हमारा टेक्निकल सेशन जब होगा उसमें बहुत सारे डिटेल्स और भी दिए जाएंगे। हमारे टूरिज़्म और हॉस्पिटैलिटी के इन्वेस्टर्स के लिए पूरे प्रदेश में हमने लैंड बैंक बनाया हुआ है, और 2 तरीके से हम मदद करते हैं। एक तो लैंड को हम सीधे अलॉटमेंट करते हैं बाई ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट बिडिंग प्रोसेस, और यदि कोई अपनी ज़मीन पे ही कोई प्रॉपर्टी क्रिएट करता है, या ये जो लैंड हमने बिड पे दी है, दोनों में से किसी भी तरीके से जब भी वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें हमने आकर्षक
कैपिटल सब्सिडीज़ का प्रावधान किया हुआ है। और ये सारा प्रोसेस जो होता है बहुत ही ट्रांसपेरेंट ई टेंडरिंग प्रोसेस से होता है, बहुत ही कम रिजर्व प्राइस रहता है बिडिंग में। हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हमने पिछले वर्षों में जो दी हैं उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, और उसका आप देखेंगे रिजर्व प्राइस मात्र 1 लाख रुपया प्रति प्रॉपर्टी, यानी कि बहुत बड़ा फोर्ट या कोई ऐसा स्थान जिसमें बहुत ही रिजर्व प्राइस कम रखते हैं अगर बिडिंग होती है। 90 ईयर्स की लीज दी जाती है। प्रीमियम जो आता है अपफ्रंट प्रीमियम, उसका 1% लीज रेंट 90 ईयर्स का देना होता है, अपफ्रंट प्रीमियम तुरंत देना होता है। स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस में छूट रहती है, मॉर्गेज कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, और फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्लेम करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस है जिसमें किसी भी ऑफिस में आपको विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। कैपिटल सब्सिडी का अमाउंट 15% से 30% तक दिया जाता है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें 100 करोड़ या उससे ऊपर का इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स कहते हैं टूरिज्म में, और उनमें 30% सब्सिडी का स्टेट अवे प्रावधान है। और उन लैंड्स की बिडिंग भी नहीं होती, वो सीधे वी ले अ रेड कार्पेट फॉर दोज इन्वेस्टर्स हु वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 100 करोड़। ये सभी कैटेगरीज जो हैं इसमें पात्र होती हैं, जैसा आप देख रहे हैं। लगभग एनीथिंग यू टॉक ऑफ, होटल, रिजॉर्ट्स, वेलनेस सेंटर्स, कैंप साइट्स, कन्वेंशन सेंटर्स, म्यूजियम्स, थीम पार्क्स, क्रूज टूरिज्म, रोपवे, साउंड एंड लाइट शो, लेजर शो, ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंडर द रूफ इज कवर्ड फॉर एलिजिबल प्रोजेक्ट्स अंडर दिस पॉलिसी। पीपीपी में हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, और हमारे प्रदेश में कई जगह 10 सिटीज़ नई डेस्टिनेशन हम डेवलप कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हनवंतिया बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, वैसे ही गांधी सागर में एक नई डेस्टिनेशन डेवलप हुई है 10 सिटी के माध्यम से। कूनो और चंदेरी में भी 10 सिटी लगे हैं, और आगे भी लगने वाले हैं। मांडू में, ओरछा में, अन्य स्थानों पे भी लगेंगे, और ये भी पीपीपी मॉडल में हम लेकर के आ रहे हैं। हमारे जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें से कुछ को हम पीपीपी मॉडल में इन्वेस्टर्स के सामने लेकर के आने वाले हैं, जिसमें भोपाल का लेक व्यू अशोक होटल भी है। 60 ईयर्स की लीज होगी, DBFOT मॉडल में होगा। इंदौर में एक बहुत अच्छा बिल्कुल शहर के बीचों बीच लैंड पार्सल है, 90 ईयर्स की लीज पे दिया जाएगा DBFOT मॉडल पे। कैरावन टूरिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं। 2 गोल्फ कोर्सेज हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, पचमढ़ी और भोपाल में, थ्रू पीपीपी मोड। रोपवेज हमारे यहाँ ऑलरेडी कई जगह काम चल रहा है पीपीपी में, और क्रूज टूरिज्म एक बड़ा आकर्षण बन करके आ रहा है। एक बहुत अच्छा क्रूज का हमने तैयारी की है, जो कि स्टैच्यू ऑफ वननेस जो हमारी ओमकारेश्वर में है आदि शंकराचार्य जी के स्थान से, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 120 किलोमीटर का लग्जरी क्रूज पीपीपी मोड में चलाने की योजना है, जो कि आपके सम्मुख जल्दी आएगी। फिल्म टूरिज्म में भी मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सब अवगत हैं कि बहुत सारा अच्छा काम हुआ है मध्य प्रदेश में। बहुत अच्छी अट्रैक्टिव टूरिज्म पॉलिसी बनी हुई है हमारी फिल्म टूरिज्म पॉलिसी, जिसमें हम सबसे बड़ी बात इंसेंटिव तो देते ही हैं, साथ में जो हैंड होल्डिंग करते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग शूटिंग एंड ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, उससे बहुत अट्रैक्शन है फिल्म कम्युनिटी में। और अभी हाल ही में आपने देखा स्त्री 2 ब्लॉकबस्टर जो चंदेरी में पास में ही शूट हुई, और एक चंदेरी फिल्म टूरिज्म का एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन बन गया, हब बन गया है। एवरी फिल्म मेकर वांट्स टू कम एंड शूट देयर। इसी प्रकार के मध्य प्रदेश में बहुत सारे और स्थान हैं। ओरछा में बहुत सारी शूटिंग्स हो रही हैं, महेश्वर में बहुत सारी शूटिंग्स हो रही हैं, बहुत सारे स्थान हैं, भोपाल में हो रही हैं। और इसमें सिंगल विंडो क्लियरेंस हम देते हैं। परमिशंस को हमने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में डाला है। ये पहला प्रदेश है जो फिल्म शूटिंग की परमिशन को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में डाल चुका है, यानी कि समयबद्ध परमिशन दी जाएगी। कोई डिले होगी तो अधिकारी भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। 375 से ऊपर हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शूट हो चुके हैं पिछले 2 वर्ष में। ये कुछ कैपिटल सब्सिडी और अन्य प्रकार की सब्सिडी हैं, चाहे फिल्म हो, चाहे डॉक्यूमेंट्री हो, चाहे OTT सीरियल हो, वेब सीरीज़ हो, सभी में हम इंसेंटिव देते हैं। और फिल्म से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कोई बनाना चाहता है, फिल्म सिटी है या प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन के कोई बनाना चाहते हैं, VFX स्टूडियो बनाना चाहता है, उन सब के लिए इसमें सब्सिडी का प्रावधान है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी तक जो हमारी जर्नी रही है बहुत ही शानदार रही है, और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिसेंट्रलाइज वे में ये करना शुरू किया है और इन्वेस्टर्स को एक बहुत अच्छा माहौल मिलना शुरू हो गया है, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी तक जो इस पॉलिसी से हैं, हम 3,850 करोड़ के ऊपर का इन्वेस्टमेंट हमें प्राप्त हुआ है। 208 टूरिज्म प्रोडक्ट्स जो दे हैव सीन लाइट ऑफ द डे, 7,000 से ऊपर नए कमरे क्रिएट हुए हैं, और 34-35 लाख लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला है। और जो सब्सिडी स्टेट ने दी है ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए 206 करोड़ की सब्सिडी दी है। मुझे आपसे शेयर करते हुए बड़ी खुशी है कि पिछले 7-8 महीने में जो हम बिडिंग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। एक लैंड पार्सल में 15 से 20 इन्वेस्टर्स उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बिड कर रहे हैं। और आज भी हम 24 इन्वेस्टर्स जिनकी बिडिंग कंप्लीट हुई है उनको आज लेटर ऑफ अवार्ड यहाँ पर देंगे। 50 से ऊपर प्रोजेक्ट्स में 6 महीने में हम इसको सक्सेसफुली कंक्लूड कर चुके हैं, लेटर ऑफ अवार्ड दे चुके हैं। 500 करोड़ से ऊपर का कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट का उनमें हमें प्राप्त हो चुका है।
ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज जितनी भी आप देखते हैं, नेम द प्रॉपर्टी, नेम द ग्रुप, टाटा, ताज, ओबेरॉय, रेडिसन, मैरियट, नेम द ग्रुप, दे आर ऑल देयर इन मध्य प्रदेश, इन वेरियस पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश in a big number, and we have got very good presence of all these noted groups. और ये कुछ आपके सामने उदाहरण हैं, रेडिसन भोपाल, रामेडा पार्क, क्लेरन इंदौर, इस प्रकार की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि क्रिएट हो रही हैं। इस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के माध्यम से मैं आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ, मध्य प्रदेश आएँ, मध्य प्रदेश घूमें भी दिल खोल करके, एंजॉय करें, देखें और साथ ही साथ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मन बनाएं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब लोकल इकोनॉमी को बूस्ट देते हुए एमएसएमई से समृद्धि और एमएसएमई की समृद्धि की तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो संभावनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करती हूं डॉक्टर नवनीत मोहन कोठारी जी को, हमारे सेक्रेटरी एमएसएमई। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मंच और यहाँ उपस्थित समेत सम्मानित अतिथिगण, मैं ये छोटा सा प्रेजेंटेशन एमएसएमई सेक्टर के में मध्य प्रदेश में क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उस बारे में प्रेजेंट करना चाहूँगा। मध्य प्रदेश में करीब 13,66,000 एमएसएमईज रजिस्टर हैं, जिसमें करीब 47,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और 71 लाख हमारे इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। एमएसएमई जैसे आप जानते हैं 250 करोड़ तक का टर्नओवर और 50 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट को हम एमएसएमई सेक्टर में मानते हैं। यदि हम उद्यम रजिस्टर्ड के जो एमएसएमईज है उसमें देखें तो मध्य प्रदेश का इसमें 7वां स्थान है पूरे देश में। मध्य प्रदेश में एमएसएमई का यदि हम पिछले कुछ वर्षों का देखें तो निरंतर वृद्धि हो रही है। 2021 में जहां 1,11,000 एमएसएमई रजिस्टर हुई थी, तो वहीं 23-24 में यह बढ़कर 4,57,000 एमएसएमई रजिस्टर हुई हैं। और इसी तरह जो रोज़गार 2021 में 8,25,000 का रोज़गार सृजन हुआ था, वहीं 23-24 में करीब 22,77,000 का रोज़गार सृजन हुआ है। इसी तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के में जो एमएसएमईज हमारी काम कर रहे हैं उसमें भी हर वर्ष जो रजिस्टर हो रहे हैं उसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी जा रही है। हमारे यहाँ पर मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से लैंड की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पर जो प्रोसेसेस हैं एमएसएमई के लिए उद्योग लगाने के लिए वो बहुत सरलीकृत हैं और ऑनलाइन हैं। हमारे यहाँ पर कंटिन्यूसली नए इंडस्ट्रियल एरिया हम बना रहे हैं, लैंड में भी हम रिबेट दे रहे हैं और इसके अतिरिक्त जो हमारे यहाँ फोकस सेक्टर्स हैं, एग्रो बेस्ड में हमारे काफ़ी 4,000 से अधिक यूनिट एमएसएमईज में काम कर रहे हैं। इसी तरह फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक्स, फर्नीचर, टॉयज़, टेक्सटाइल, गारमेंटिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी एमएसएमई का हमारे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ग्वालियर चंबल रीजन को देखें तो यहाँ पर करीब 9 लाख, 9.5 लाख हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट है और 5,200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। 3,200 करोड़ का करीब हमारे यहाँ पर एमएसएमईज एक्सपोर्ट करते हैं और ये 1,70,000 करीब हमारे एमएसएमईज इस रीजन में रजिस्टर्ड हैं। यहाँ पर इस रीजन की सबसे खासियत यह है कि दिल्ली से और एनसीआर से बहुत अच्छे तरह से जुड़ा हुआ है। हवाई जहाज़ से 1 घंटे के से कम समय में और ट्रेन से 3 घंटे के आसपास में इसको एक्सेस किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इस रीजन से पास होते हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर यदि हम फूड बेस्ड की बात करें तो मस्टर्ड, डेयरी, व्हीट, राइस, स्पाइसेस, शुगर केन इत्यादि का बहुतायत में मिलते हैं। लैंड यहाँ पर बहुत एनसीआर के तुलना में बहुत सस्ते और बहुत प्रॉक्सिमिटी में उपलब्ध है। यहाँ पर ट्रेडिशनली टेक्सटाइल, ग्वालियर टेक्सटाइल्स का केंद्र रहा है और अभी हमारे पास जैसे रेडीमेड गारमेंट पार्क है डुकुल में, प्लास्टिक पार्क बिलुआ में और सिपेट का महाराजपुरा में सेंटर है भी उपलब्ध है। यहाँ पर आने वाले दिनों में और भी दिल्ली से कनेक्टिविटीज़ की अच्छी होने वाली है और जैसे चंबल अटल प्रगति पथ भी यहाँ पर आने वाला है, जिससे यहाँ की कनेक्टिविटी और अच्छी हो जाएगी। मध्य प्रदेश की एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी जो 2021 में बनाई गई थी, उसमें जैसा हमारी मेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी है उसी के अनुरूप यहाँ पर भी 40% तक हम सब्सिडी देते हैं। पेटेंट्स के लिए यदि कोई उपलब्ध करता है तो उसके लिए रिम्बर्समेंट देते हैं। एनर्जी ऑडिट के लिए हम फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। यदि कोई अनडेवलप्ड लैंड पे यदि अपनी इंडस्ट्री स्थापित करता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना के विकास के लिए भी हम उनको अनुदान देते हैं और क्वालिटी सर्टिफिकेशन के लिए भी अनुदान देते हैं। इसके अतिरिक्त फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फर्नीचर, फार्मा, एपरल और पावरलूम सेक्टर के लिए हमारे सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ भी विद्यमान हैं। यदि हम अपने नेबरिंग राज्यों से, पड़ोसी राज्यों से यदि हम अपनी पॉलिसी की तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि मध्य प्रदेश की पॉलिसी इन सभी राज्यों से कहीं बेहतर है
और हमारे यहाँ का जो माहौल है वो एमएसएमई के स्थापना के लिए बहुत मुफीद है। स्टार्टअप्स की अपन बात करें तो मध्य प्रदेश में करीब 4,500 DPIIT रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, जिसमें करीब 2100 स्टार्टअप हमारे जो है महिला उद्यमियों द्वारा, महिला एंटरप्रेन्योर्स द्वारा चलाए गए हैं। इनके स्टार्टअप्स के लिए हमारे पास 69 स्टेट वाइड इंक्यूबेटर्स हैं, 4 अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, 3 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं भोपाल, ग्वालियर और इंदौर में, और एक और चौथा अभी बात चल रही है जबलपुर में, शीघ्र ही चालू होगा। उसमें 6 स्मार्ट सिटी इंडिकेटर्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, और इसके अलावा जबलपुर और ग्वालियर में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स भी उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ पर जो ड्राइवर्स हैं मेन, तो हमारे यहाँ जो पॉलिसी है उसमें फंडिंग सपोर्ट काफ़ी अच्छा है स्टार्टअप पॉलिसी में। इसके अलावा AIFs हैं, जिसमें अभी हमारा 10 करोड़ का कॉर्पस है, जिसको शीघ्र ही बढ़ाकर हम 100 करोड़ के आसपास करेंगे। इसके अलावा डेडिकेटेड भोपाल में हमारे पास MP मध्य प्रदेश स्टार्टअप सेंटर्स हैं, और जिसके तहत हम सभी जो हमारे स्टार्टअप जो हमारे पास आते हैं उनको हम फंडिंग और बाकी चीज़ों के लिए गाइडेंस उपलब्ध कराते हैं। यदि हम स्टार्टअप्स का देखें तो ग्वालियर रीजन, चंबल रीजन में करीब 410 स्टार्टअप्स आज की डेट में हमारे पास रजिस्टर है, जिसमें से 180 हमारे हैं वुमेन लेड स्टार्टअप्स हैं। अधिकांश स्टार्टअप्स हमारे यहाँ पर सर्विसेज सेक्टर में है। आगे हम अगर देखें तो MSMEs के लिए मध्य प्रदेश में और स्पेसिफिकली इस रीजन में हम देखें तो इकोनॉमिक एक्टर, चूँकि हमारे यहाँ पर क्लस्टर्स के रूप में इंडस्ट्री विद्यमान है, तो इसके लिए हमारे पास अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए हमारे पास बहुत अच्छी पॉलिसी और वातावरण है। ई-कॉमर्स डिजिटलाइजेशन के लिए भी हमारे स्टार्टअप्स अच्छा काम कर रहे हैं, और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए भी हमारे यहाँ पर जो पॉलिसी है उसमें प्रावधान किए गए हैं। स्टार्टअप्स के लिए देखें तो जो ईज़ ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस और मेंटरशिप हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे से उपलब्ध करा रहे हैं हम, और इंक्यूबेशन सेंटर्स को भी हम कोवर्किंग स्पेसेस और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त जो IP रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसमें भी हम स्टार्टअप्स की मदद करने के लिए और नए मार्केट्स देखने के लिए भी हम स्टार्टअप्स की मदद करते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। इसमें हमारी जो स्कीम्स हैं उसका आपको विस्तृत रूप से विवरण मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब माइनिंग सेक्टर में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जो पोटेंशियल है उस पर विस्तृत जानकारी, और मैं निवेदन करती हूँ, आमंत्रित करती हूँ श्री संजय कुमार शुक्ला जी को, प्रमुख सचिव खनिज साधन विभाग। थैंक यू से बात करने के लिए, और माइनिंग क्षेत्र की जो दिग्गज कंपनियां हैं उनसे कुछ सीखने के लिए, माइनिंग के जो बड़े एक्सपर्ट हैं और देश में जितने भी ऐसे IIT या दूसरे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं जहां माइनिंग की, मिनरल्स की पढ़ाई की जाती है, वहां के एक्सपर्ट्स को बुलाकर एक 2 दिन का डिटेल हम लोग वो करेंगे, चर्चा करेंगे। पहले दिन सारे तकनीकी विषयों पे बातचीत होगी और दूसरे दिन व्यावसायिक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे बातचीत होगी। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि 7 और 8 फरवरी को जो इन्वेस्टर मीट होने वाला है उसके पहले एक बहुत बड़ा अवसर रहेगा कि माइनिंग क्षेत्र के जो कंपनियां और जो एक्सपर्ट्स हैं वो जुटें और मध्य प्रदेश में माइनिंग क्षेत्र की संभावनाओं पे हम काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद सर। और अब IT सेक्टर में जो अपार संभावनाएं हैं, जो नीतियां हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी श्री संजय दुबे जी को मैं आमंत्रित करती हूं, प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय मंच के समक्ष विराजमान आदरणीय अतिथिगण, हम सब ने ये देखा कि मध्य प्रदेश में किस तरह से विभिन्न अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, और एक ऐसी स्टडी भी हुई है जिसमें ये प्रमाणित हुआ है कि जो नेक्स्ट ग्रोथ आएगी वो Tier 1 सिटीज़ से करके Tier 2 सिटीज़ और Tier 3 सिटीज़ से आएगी, और उसी का रोजगार की और जो प्रोग्रेस की हैं वो ITS सेक्टर में भी अत्यधिक हैं जो मध्य प्रदेश की हैं। अगर आप बात करेंगे तो ग्रोथ देखेंगे मध्य प्रदेश की करीब पिछले डिकेड में 11% के दर से रही है। वहीं अगर IT और ITS सेक्टर में देखेंगे तो पिछले 3 वर्षों में लगभग 43% की वृद्धि इसमें आंकी गई है, और इस वर्ष हमारी उम्मीद है कि इससे कहीं ज़्यादा हम लोग इसमें प्रगति ला पाएंगे। ITS एक्सपोर्ट का ही 545
मिलियन रुपीस का एक्सपोर्ट पिछले 1 वर्ष में किया गया है। 12 रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं और करीब 7 उसमें से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आईटी और आईटीएस इंडस्ट्री को लाना है तो सिक्योर, सेफ, सस्टेनेबल और साथ ही साथ आप स्किल्ड वर्कफोर्स की बात करते हैं। और मैं मेरे प्रेजेंटेशन के दौरान आपको ये बताना चाहूँगा कि किस तरह मध्य प्रदेश एक आकर्षक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन आप सबके लिए हो सकता है। यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस है। निविडिया की एक कंपनी में अभी आज ही के इकोनॉमिक टाइम्स में अगर आप देखें तो निविडिया में लोगों को पैसा बहुत मिल रहा है लेकिन उनके पास टाइम नहीं है उसको यूज़ करने का। मध्य प्रदेश एक ऐसा डेस्टिनेशन है जो आपको वर्क के साथ साथ आपको बाकी कल्चर और बाकी चीज़ों से जोड़ता है और इसलिए जो एम्प्लॉयज़ हैं वो चाहते हैं कि ऐसी जगह पर काम कर सकें जहां पर उनको न केवल रोजगार मिल सके बट उनके अपने विकास के अवसर भी प्राप्त हो सकें। यहाँ पर पावर सरप्लस है और हम लोग ये कहते हैं कि आप कभी भी किसी भी तरह की इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो आपके पास पावर है। पर्टिकुलरली आईटीएस को ये पावर बहुत ज़रूरी है और हम लोग आरपीओ कंप्लायंट भी हैं। यहाँ पर हम सेफ और हर तरीके से डेटा सेंटर्स के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो हमें सबसे ज़्यादा सेफ एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। ना हम फॉर्चुनेट हैं कि ना हमारे पास डिज़ास्टर किसी तरीके के हैं, ना फ्लड्स है, ना साइक्लोन है, ना अर्थक्वेक है, ना किसी और तरीके के डिज़ास्टर्स हैं। तो इससे अच्छा लोकेशन नहीं हो सकता मध्य प्रदेश जो कि डेटा सेंटर्स के लिए हो सकता है। अगर हम बात करें आईटी, आईटीएस और ईएसडीएम इकोसिस्टम की तो आप देखेंगे कि लगभग पिछले वर्ष में ही हमने $5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। 15 आईटी पार्क्स हैं जिसमें से 7 आईटी पार्क्स गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किए गए। 4 SEZs हैं जो TCS, इन्फोसिस, यश टेक्नोलॉजीज और इम्पेटस के हैं और हम आगे भी इसके लिए तत्पर हैं देने के लिए। लगभग 2 लाख लोग काम कर रहे हैं और 3 लाख लोगों की सीट्स यहाँ पर और विभिन्न स्तर पर निर्माणाधीन हैं जहाँ पर प्राइवेट इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। जैसे कॉग्निजेंट ने अभी रिसेंटली इंदौर में अपना बहुत बड़ा एक सेंटर खोला है जिसमें 4000 सीटिंग कैपेसिटी की संभावनाएं हैं। लगभग LTI माइंडट्री ने वहाँ पर करीब 1500 लोगों का स्टाफ अभी इस्टेब्लिश करने की बात की है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना सेंटर ऑफ एक्सेलेंस प्रारंभ करने की घोषणा की है और निकट भविष्य में उसका भूमि पूजन होने की संभावना है। मध्य प्रदेश 7 डिफरेंट रीजन्स में टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स खोल रहा है जो स्टेट ऑफ द आर्ट होंगे और हम ये बताना चाहते हैं कि लगभग 286 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के माध्यम से 50,000 स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, आईटी, आईटीएस सेक्टर के होते हैं, वो सब उपलब्ध हैं आपके साथ काम करने के लिए। हमने पहली बार ये महसूस किया कि हम केवल आईटी के बारे में बात करते हैं लेकिन आईटी इटसेल्फ में एक आईटी सेक्टर नहीं है बल्कि ये 3-4 हिस्सों में बटी हुई है। एक आईटी, आईटीएस, ईएसडीएम और डेटा सेंटर्स। हमने ये कोशिश की है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये स्पष्ट निर्देश दिए थे हमको कि हम ये कोशिश ये करें कि हम हर एक सेक्टर के जो आवश्यक चीज़ें हैं उनका ध्यान रखते हुए अपनी नीति को बनाएं। और उसके परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे कि हमने आईटी, आईटीएस के लिए अगर कोई चीज़ आवश्यक है तो वो उपलब्ध कराई है, लेकिन अगर ईएसडीएम में आप आते हैं तो हमने स्पेशल टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन के लिए अलग से इंसेंटिव दिया हुआ। अगर हम डेटा सेंटर की तरफ आते हैं जहां पर हमारा रॉ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी है तो वहां हमने पावर टैरिफ में सब्सिडी की बात की है, आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जम्पशन के बारे में बात की है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम आईटी को एक सेक्टर न मानते हुए बल्कि उसके अंदर भी स्पेशलाइज्ड सेक्टर के हिसाब से पॉलिसी का निर्माण किया है। अगर मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूं केवल फिस्कल इंसेंटिव्स की, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की बात करूं तो हमारा सबसे बड़ा कहना यह है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं आईटी इंडस्ट्री लगाने में मध्य प्रदेश में तो 30 लाख रुपए, 1 करोड़ में से 30 लाख रुपए आपको गवर्नमेंट इंसेंटिव के रूप में वापस करती है। और अगर आप 2 करोड़ रुपए यानी 200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए अलग से आपको एडिशनल इंसेंटिव्स जो माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी है वो निर्धारित करती है। अगर हम ईएसडीएम सेक्टर की बात करते हैं तो वहां के 1 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पर आपको 34 लाख रुपए की वापसी मध्य प्रदेश शासन करती है। आप पहले दिन से ही कैश प्लस हैं, प्रॉफिट प्लस हैं। अगर कोई इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करना चाहती है मध्य प्रदेश में तो आपने पहले दिन पैसा लगाया और आपको अगले वर्ष से ही वो पैसा वापस मिल रहा है जो कि लगभग 34% है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि इससे अच्छा इंसेंटिव शायद ही कोई और प्रदेश फिस्कल फॉर्म में दे सकता है। डेटा सेंटर्स के बारे में बात करेंगे तो अगर आप 1 करोड़ रुपए लगाते हैं तो हम 50 लाख रुपए आपको वापस करते हैं। राज्य सरकार आपको प्रोत्साहन के रूप में विभिन्न अवसरों पर, चाहे वो कैपेक्स असिस्टेंस हो, चाहे वो रेंटल असिस्टेंस हो, चाहे पावर टैरिफ रियम्बर्समेंट हो, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रियम्बर्समेंट हो, इन सबको अगर आप गणना करते हैं तो आप पाएंगे कि लगभग इतनी राशि आपको राज्य शासन एज ए इंसेंटिव के रूप में देना चाहती है। कस्टमाइज पैकेज अगर आप 5 बिलियन यानी 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके अतिरिक्त आपको, ये न्यूनतम था, इसके अतिरिक्त भी आपको इंसेंटिव दिए जाने के प्रावधान है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमने ये प्रयास किया है
कि हमारी नीति में हम प्रत्येक सेक्टर को IT ITS के सेक्टर में भी ध्यान दें। और यहीं पर हम पूर्ति नहीं करते। मध्य प्रदेश इकलौता एक ऐसा प्रदेश है जो डेवलपर्स को भी इंसेंटिव देता है। आप डेवलपर हो सकते हैं, आप बिल्डर हो सकते हैं, आप अगर IT इंडस्ट्री लेकर आते हैं तो जो आप निर्माण कार्य कर रहे हैं उसके लिए भी आपको इंसेंटिव दिया जा रहा है। और उस इंसेंटिव में भी अगर आप 1 करोड़ रुपए का खर्च कर रहे हैं तो 27 लाख रुपए का आपको इंसेंटिव वापस मिल रहा है एज ए डेवलपर। सो इट्स नॉट ओनली द इंडस्ट्री बट वी आर ऑल्सो एनकरेजिंग डेवलपर्स टू कम एंड एस्टैब्लिश देयर शॉप इन मध्य प्रदेश। ये तो हमारी फिस्कल इंसेंटिव्स की बात हुई। अगर हम नॉन फिस्कल इंसेंटिव्स की बात करें तो वो असीमित हैं। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में आपको पूरी तरीके से एग्जम्पशंस हैं फॉर इंस्पेक्शंस। जैसा मेरे प्रेडिसेसर्स ने बताया कि आप 16 रजिस्टर की जगह केवल 1 रजिस्टर रख सकते हैं। मिनिमम वेजेस एक्ट के अंतर्गत आपको कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि आप क्या रेट डिसाइड करते हैं, वेजेस क्या डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द इंसेंटिव एंड द पैकेजेस दैट यू वांट टू गिव। नाइट शिफ्ट के लिए, वुमेन के लिए नाइट शिफ्ट के लिए पूरी तरीके से आपको छूट दी हुई है। आप डिसाइड करेंगे कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। अलॉटमेंट ऑफ लैंड के बारे में बात करें तो इट्स ओपन डोर पॉलिसी। आप ऑक्शन में लेना चाहते हैं तो पॉसिबल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर लेना चाहते हैं तो पॉसिबल है, बिल्ट अप स्पेस रेंट पर लेना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, आप खुद अपनी स्पेस बनाना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, एंड ऑल ऑफ देम हैव द इंसेंटिव्स given in the policy. So each and every sector, each and every vertical in the IT and ITS sector is covered in this policy, and it is the most attractive policy across the state and across the country. If you talk about other policies, as one of my predecessor has talked about film industry, there's 340 such films which have been shot. और the OTT पंचायत, अगर आपने सीरियल देखा हो, अगर आपने बहुत सारे और OTT सीरियल देखे हो, जैसा अभी बताया गया कि स्त्री 2 अगर देखी हो, ये सारे मध्य प्रदेश में शूट हो रहे हैं। उसके लिए जो टूरिज्म डिपार्टमेंट सब्सिडी दे रहा है ओवर एंड अबव, अगर आप यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं तो हम अपनी पॉलिसी में उसको भी लाभ देते हैं। और इस तरह के कैपेक्स पर, आपके प्रोडक्शन कॉस्ट पर, चाहे वो आप कार्टून बना रहे हो, चाहे एनिमेशन फिल्म बना रहे हो, चाहे आप गेमिंग बना रहे हो, इन सब के लिए भी हमारी ड्राफ्ट पॉलिसी अभी आज की तारीख में लाइव है। आपके सजेशंस हमें आपसे चाहिए हैं। इफ यू वांट एनी अदर इंसेंटिव्स टू बी गिवन, इफ यू वांट दैट मध्य प्रदेश गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट encouraging the industry, please do give your comments. We will try and incorporate them while we are making the final draft of this policy. अगर आप देखेंगे ये स्टार्टअप्स के मामले में, क्योंकि IT ITS के लिए ज़रूरी है कि जो टेक्निकल मैन पावर है उसके लिए हमारे पास स्टार्टअप्स में क्या व्यवस्थाएं हमने की हुई हैं। अगर आप केवल देखेंगे 2021 में हमने स्टार्टअप्स के लिए इंसेंटिव्स क्रिएट करने चालू किए थे, एंड सडनली यू विल सी द जंप इन द स्टार्टअप्स दैट हैव गॉट क्रिएटेड। 2 स्टार्टअप्स हमारे ऑलरेडी यूनिकॉर्न हो गए हैं, नीव क्लाउड और शॉप किराना, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये और भी आगे बढ़ेंगे। जब हम IT ITS इंडस्ट्री की बात करते हैं तो हम ये भी सोचते हैं कि वास्तव में केवल एस्टेब्लिशमेंट ही नहीं है, बट डे टू डे रनिंग में हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे टैलेंट को, कैसे सुनिश्चित करेंगे कि हमको कोई परेशानी ना हो। और उसके हिसाब से अगर आप देखें तो हमारा कॉस्ट कंपैरिजन मैंने करने की कोशिश की है कि कॉस्ट ऑफ रेंटल अगर हम भोपाल में देखें तो 50 रुपये स्क्वायर फीट के कंपैरिजन में करीब 190 रुपये स्क्वायर फीट बॉम्बे में है, और बेंगलोर में 170 रुपये पर स्क्वायर फीट है। दिस इज द कॉस्ट ऑफ रनिंग ए प्रेमाइसेस। और कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की अगर बात करेंगे तो लगभग 2.5 लाख रुपए पर सीट पर खर्चा आता है मध्य प्रदेश में, वहीं पर 3.5 लाख रुपए के आसपास खर्चा बॉम्बे और अन्य स्थानों पर होता है। तो जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जब आप रन कर रहे हैं, तब भी आप कॉस्ट कंपेटिटिव हैं अपने और कॉम्पिटिटर से। और जब कॉस्ट ऑफ लिविंग और बिजनेस की बात करते हैं तो अगर 1 रुपये यहाँ पर आपका खर्च होता है किसी एक एम्प्लॉय का, वहीं उसको 2 रुपये खर्च करने पड़ेंगे उसी सुविधाओं के लिए जो अन्य प्रदेशों में उसको प्राप्त होगी। तो आप किसी भी टैलेंट पूल को अट्रैक्ट करने के लिए, व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू दिल्ली, व्हेन यू आर क्लोज टू नोएडा, you can see that there are a lot of people who are either working out of Madhya Pradesh in these places. They would definitely like to come and establish their shop, particularly in Gwalior, क्योंकि ग्वालियर और ग्वालियर के आसपास का जो कनेक्टिविटी है that is world class, और करीब 7 नेशनल हाईवे से आप जुड़े हुए हैं। इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन शायद ही कहीं और आपको प्राप्त हो सके। मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। फाइनली, some of these IT parks which are state of the art developed by Madhya Pradesh is here to see. मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि इतनी सारी इंडस्ट्रीज हमारे साथ हैं, आने वाले समय में बहुत सारे लोग हैं। आज एल्सिना जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के पार्क के लिए, साथ ही साथ PCB डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर हैं, वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यहाँ उपलब्ध हैं। उनकी रुचि है कि ग्वालियर में आकर के यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस प्रयोजन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, माननीय मंत्रीगणों की अध्यक्षता में हम लोग ये प्रयास कर पाएंगे कि ग्वालियर और ग्वालियर रीजन को एक बहुत अच्छा IT और ITS सेक्टर के रूप में, डेस्टिनेशन के रूप में प्रमाणित कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे विभिन्न सेक्टर्स में एडवांटेज मध्य प्रदेश पर प्रस्तुति। और देवी सज्जनों, अब अपने देश के और अपने प्रदेश के प्रमुख उद्योगपतियों के विचारों को, उनके सुझावों को, क्योंकि वो यहाँ पर निवेश करते आए हैं, और साथ साथ आने वाले समय में जो उनके निवेश के यहाँ पर प्लान्स हैं उन्हें आमंत्रित करते हैं। और इस कड़ी में मैं सबसे पहले आमंत्रित करती हूँ श्री करण अडानी जी को, प्रबंध संचालक अडानी पोर्ट्स एवं SEZ लिमिटेड, जो एक भारतीय बहुराष्ट्रीय बंदरगाह ऑपरेटर और लॉजिस्टिक कंपनी है, भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बंदरगाह संचालक हैं, और जो देश में लगभग 1/4 कार्गो मूवमेंट के लिए जिम्मेदार है। आमंत्रित हैं श्री करण अडानी जी। Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr. Mohan Yadav ji, Honorable Union Minister for Communication and Development of Northeast Region, Shri Jyotiraditya Scindia ji, Member of the Madhya Pradesh Legislative Assembly and former Union Minister Shri Narendra Singh Tomar ji, distinguished ministers of the state government, distinguished administrators, friends from the industry, entrepreneurs, and my dear friends. Namaste. I am honored by the opportunity to address a gathering of so many eminent personalities at the 2024 Regional Industrial Conclave. I am also humbled to stand before all of you today in this historic city of Gwalior. The unparalleled story of India's independence is never complete without the inspiring history of Gwalior, whose significance extends across India's history, culture, heritage, and architecture. Gwalior has produced great leaders such as Swargiya Rajmata Vijay Raje Scindia ji and Swargiya Shri Madhav Rao Scindia ji. And today, we have amidst us the dynamic Shri Jyotiraditya Scindia ji, who is the bridge between Gwalior's glorious past and its bright future. Friends, we are witnessing a remarkable period of progress in India, an era of amazing growth. Under the visionary leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and ably aided by leaders as Shri Scindia ji, India is undergoing a remarkable transformation. As the Civil Aviation Minister, Scindia ji played a vital role in transforming India's aviation landscape. However, this remarkable transformation across the nation is equally complemented by the state level by exemplary leaders as Dr. Mohan Yadav ji. Under him, Madhya Pradesh is becoming a standout example of economic growth. I'm proud to say that Adani Group is deeply committed to this great development vision at both the national level and the state level. In the state of Madhya Pradesh, we have already invested 18,250 crores and created 12,000 jobs across sectors of cement, defense, road, thermal power, renewable power, and transmission projects. Gwalior is fast becoming a tourism hotspot and a pool of high quality talent, and also a key transportation and trade hub. These developments are making Gwalior one of India's emerging economic centers, attracting investments across sectors. Adani Defense Facility at Gwalior 1000 से अधिक यहाँ पे लोगों को फायदा मिलेगा और बहुत सारे पेंडिंग काम है जो आप आएंगे उसके बाद हम किया करेंगे। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आज थोड़ी देरी से कार्यक्रम चालू करा, हम तो 4-6 लोगों से बात करें, लेकिन माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप सबको मेरी ओर से बधाई। आपकी जानकारी के लिए हमारे पीथमपुर के अंदर ही धार जिले में PM मित्र पार्क के माध्यम से 1 लाख लोगों का रोजगार का एक बड़ा हमारा पार्क का जो लोकार्पण करने आने वाले हैं, बहुत जल्दी वहाँ आ रहा है। आपको मेरी अपनी ओर से बधाई। वो बदनावर विधानसभा है भैया, पीथमपुर अलग अरे है। धार जिला तो एक ही है, मेरे को मालूम है। हाँ जी, पीथमपुर बुला रहे हैं हम आपको कि पीथमपुर आइए। अरे पीथमपुर भी आएंगे, धार में भी, धार जिले के पास बदनावर भी आएंगे ना। आपको बहुत बहुत बधाई।
चलिए, नाना भाऊ माहौड़, पूर्व मंत्री जबलपुर। नाना भाऊ माहौड़, नमस्ते भाई साहब। ये छिंदवाड़ा है ना, जबलपुर संभाग है, क्षेत्र पांडुना जिला आता है भाई साहब। छिंदवाड़ा भी टूट गया है ना, पांडुरना में आ गए। चलिए बताइए क्या हालचाल है नाना भाऊ। आपके यहाँ दो हमारी इंडस्ट्रियों के शुभारंभ हो रहा है, द टूटे प्रोडक्ट्स LLP और सुपरटेक पेट्रोलियम, दोनों इंडस्ट्रियों का आज एक तरह से शुभारंभ है। मेरी अपनी ओर से बधाई। ये जरा जिनने इंडस्ट्री शुरू करी इनको माइक दोगे थोड़ा सा। जी भाई, हमारे भाई सर नमस्कार, हुजैफा हुसैन बोल रहा हूँ। जी सर। जरा इंडस्ट्री के बारे में बता दो। जी सर, मैं पिछले 15 साल से आपके बोरगांव इंडस्ट्रियल एस्टेट में हमारी फैक्ट्री है और इसी का ही एक्सपेंशन हम लोग अभी कर रहे हैं। हम बहुत सुखी है महाराष्ट्र से, नागपुर से, बट पिछले 15 साल से यहाँ पे आपके इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्री चला रहे हैं और पूरा एक्सपेंशन हमने आपके मध्य प्रदेश जिले में यहाँ पे छिंदवाड़ा में बोरगांव में आगे बढ़ा दिया है। आप तो नागपुर से आते हैं ना? जी सर, नागपुर से आते हैं। मेरे को मालूम है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र से लगा हुआ है पांडुरना और छिंदवाड़ा का बेल्ट है। बड़े पैमाने पर वहाँ से निवेशक आ रहे हैं। मुझे बीच में मुख्यमंत्री शिकायत कर रहे थे हमारे लोगों को मत ले जाओ। हमने कहा नहीं, भारत का हिस्सा है मध्य प्रदेश भी, महाराष्ट्र भी, हम सब एक दूसरे को आपस में व्यापार व्यवसाय के लिए बढ़ाएंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। 2 मिनट नाना भाऊ को बता दें। नाना भाऊ। सर और एक चीज आपको बोलना चाह रहा हूँ कि सर यहाँ के जितने अफसर है, ऑफिसर है, सर काफी सहयोगी है। तो ये चीज हम पिछले 10 साल से 15 साल से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसी कारण से हम और यहाँ पे एक्सपेंशन के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बहुत अच्छा, ऐसे ही बोलते रहो तो काम भी चलता रहेगा। बहुत अच्छा बधाई। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, हमारे यहाँ औद्योगिक विशेष आर्थिक क्षेत्र है भाई साहब, और 2200 एकड़ जमीन उनके पास है। तो मैं ये चाहता हूँ उसी क्षेत्र में थोड़ा उद्योग लगे। और दूसरी बात यह है भाई साहब, हमारे यहाँ AKUN द्वारा यहाँ से 250 एकड़ का और सरकार के लिए प्रस्ताव गया है। यहाँ जगह नहीं बची है हमारे यहाँ। बहुत से बाहर के दिल्ली और महाराष्ट्र से लोग आकर यहाँ उद्योग लगा रहे हैं, इसलिए सबको धन्यवाद देगा सर हम लोगों ने। बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत बधाई भाव। आपको भी बधाई मेरे मित्र, आपने आज जो नई इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं इनको भी बधाई। और मैं इनकी कुशलता के लिए भी और अगली भविष्य की अच्छी सफलता की कामना करता हूँ। हमको ये बात राजनीतिक दृष्टि से थोड़ी अटपटी भली लगती है, लेकिन सच्चे अर्थों में उद्योग निवेश इसको प्रोत्साहन देने से ही काम चलता है। और हमारी सद्भावना भी होना चाहिए, हमारी भाषा के अंदर भी माधुर्य होना चाहिए। मैं शोले का वो डायलॉग अमिताभ बच्चन का मौसी से बात करते हुए याद करता हूँ, तो वो उस दृश्य में भले ही कुछ भी हो, लेकिन विनम्रता जितनी जबरदस्त है उससे अच्छी कोई बात नहीं। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। चलिए, हमारा आज का ये वर्चुअल वाला पूरा काम हुआ। जब बात तो सभी को बधाई। और अब दिव्य सज्जनों, जिला स्तर पर भी निवेश को सुगम बनाने हेतु एक केंद्रीकृत व्यवस्था इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं ग्वालियर और चंबल संभाग के 8 जिलों में। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि कृपया आप रिमोट का बटन दबाकर इन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स का यहाँ पर शुभारंभ करें। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर्स हैं देवी सज्जनों, और यहाँ पर निवेशकों के बैठने, उचित एवं सामान्य व्यवस्था, स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अन्य आवश्यक संचार एवं संवाद के समस्त नवीन संसाधन उपलब्ध हैं। यहाँ सरकार के एक उच्च अधिकारी द्वारा सेंटर का संचालन किया जाएगा, जो अंतर विभागीय कोऑर्डिनेशन को सुनिश्चित करेंगे। और हर सेक्टर में एक्सटेंडेड सपोर्ट दिया जाएगा, टाइम बाउंड सर्विसेज दी जाएंगी। अप्रूवल हेतु एक ईजी, अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट और सीमलेस सेवा प्रदान की जाएगी इन सेंटर्स पर। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करती हूँ, इस बार रिमोट का बटन दबाकर आप इन्वेस्ट मध्य प्रदेश पोर्टल का जो उसका नया स्वरूप है उसका विमोचन करें। ये एक
investment opportunities in Madhya Pradesh? Your search ends here with us. Discover our upgraded investment MP portal, your key to unlocking success in the epicenter of India. The GIS platform pinpoints lucrative prospects and serves as your one-stop solution for investment in Madhya Pradesh. Explore thriving business sectors supported by SEZs and an ever-growing ecosystem. Our investor-friendly policies and world-class infrastructure act as your growth catalysts. From project approvals to land allotment and incentive assessments, we have got you covered. Maximize your returns with our incentive calculator. Enjoy hassle-free investments with our streamlined procedures. Our dedicated team is your trusted partner, offering expert guidance and personalized support throughout your investment journey. We are here to assist you. Visit www.invest.mp.gov.in to amplify your success story. ये ज़्यादा सुविधाजनक और यूज़र फ्रेंडली पोर्टल है। और अब रोज़गार को विकास को और अधिक गति और विस्तारित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आज 120 इकाइयों को उनके भूमि आवंटन पत्र आशय पत्र प्रदान किए जाएंगे। पर हमारे इस समय की कमी के कारण आज हमारे साथ जो इस सभागार में 5 CEOs उपस्थित हैं, उन्हें मैं अब मंच पर आमंत्रित करती हूँ अपने आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ पर उनको जो प्रदान किए जा रहे हैं। सबसे पहले क्षेत्रीय कार्यालय चंबल से श्री दिलीप कारवा, सुप्रीम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के 120 इकाइयों का, जिसमें 1680 करोड़ के निवेश की प्रस्तावना रखी गई है। 6600 से अधिक के रोजगार सृजन होंगे। हमारे साथ श्री दिलीप कारवा जी और उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत मेसर्स महाशय अदी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड से श्री सुनील मनसोत्रा और श्री अरुण दीक्षित जी। 200 करोड़ के निवेश की इनके द्वारा प्रस्तावना है। 200 से ज़्यादा लोगों को ये रोजगार प्रदान करेंगे। अगला हमारा उज्जैन क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत मेसर्स बायो सिनर्जी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ से आमंत्रित हैं श्री हर्षित अग्रवाल जी। इनके द्वारा 50 करोड़ का निवेश एवं 300 से ज़्यादा लोगों को ये रोजगार देंगे। चंबल क्षेत्रीय कार्यालय के अंतर्गत मुरैना जिले में मेसर्स एग्जेम्पलरी रेडिएटर्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ से श्री पुष्पराज सिंह यादव जी अपना आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लेते हुए चंबल क्षेत्रीय कार्यालय के ही अंतर्गत मुरैना जिले में मेसर्स सिनेरियो फार्मास्यूटिकल्स, और मंच पर आमंत्रित हैं श्री कपिल सत्यवानी जी। और अगले अब हमारे पर्यटन विभाग के अंतर्गत आशय पत्र प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मंच पर आमंत्रित हैं श्री यशराज गिरी गोस्वामी जी, गिरी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड ओरछा डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर ये अपना रिजॉर्ट बना रहे हैं। और लेटेंट डेवकॉन प्राइवेट लिमिटेड से श्री विशाल जायसवाल जी, उन्हें भी पर्यटन विभाग के अंतर्गत आशय पत्र उन्हें प्रदान किया जा रहा है। आपस में भाषण के दरमियान परस्पर इतना आत्मीय संबंध स्थापित कर लिया, मुझे लगा कि मेरा आधा वजन तो महाराज ने हल्का कर दिया। और अपनी बातों से, अपने भाषण के एक एक शब्द से ऐसा लगता है कि मोती झर रहे हैं। तो हमारे यशस्वी माननीय विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व भारत सरकार के मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी के लिए अभिनंदन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मंच पर हमारे पूर्व भारत सरकार के मंत्री, हमारे मध्य प्रदेश सरकार के बहुत वरिष्ठ मंत्री
अपनी साधना भक्ति के साथ, दक्षता के साथ, अलग अलग प्रकार के रोल में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ग्रामीण पंचायत एवं विकास मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, आपका भी सब अभिनंदन है, स्वागत है। यहाँ के प्रभारी मंत्री श्रीमान तुलसी सिलावट जी, आपका भी अभिनंदन है। रामनिवास रावत जी, वन एवं पर्यावरण मंत्री श्योपुर के हमारे बहुत ऊर्जावान नेता हैं, आपका स्वागत है। ऐदल सिंह कंसाना, दूध डेयरी के संबंध में भी भविष्य में फूड इंडस्ट्री में बड़ी संभावना है, आपका भी कृषि मंत्री के नाते से स्वागत है। दोनों तरह से आपका काम हम देखना चाह रहे हैं। ऐदल सिंह कंसाना जी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियों के लिए हम बड़ा अच्छा काम और भविष्य की अच्छी पॉलिसी लेके आ रहे हैं। माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, इंडस्ट्री मिनिस्टर, हमारी इंडस्ट्रियों की सफलता इसीलिए कि बिजली हम बहुत अच्छे से पर्याप्त मात्रा में दे रहे हैं, आपका भी अभिनंदन है। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा में भी मध्य प्रदेश का स्थान बहुत उच्च बना है। हमारे शुक्ला जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। और चैतन्य काश्यप जी ने छोटे से में अपनी बात कह दी है, लेकिन चेतना का संचार कर दिया। अभी तक तो हमने डायरेक्ट बेनिफिट अपने छोटे हितग्राहियों तक सुना था, और हमारे इंडस्ट्री के लोगों, एमएसएमई इंडस्ट्री में 600 करोड़ का डीबीटी करना, सीधे सीधे उद्योगपति के खाते में पैसे आ जाए, तो ये हमारे अपने एमएसएमई मंत्री ने किया है। एक बार आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर विराजमान धर्मेंद्र चले गए, साथ पर्यटन मंत्री, उनको गोवा निकलना था। इस अवसर पर दिलीप जायसवाल जी, भारत सिंह कुशवाहा जी, यशस्वी सांसद हमारे मंच पर विराजमान हैं, आपका भी स्वागत है, वंदन है। शिवमंगल सिंह तोमर जी, माननीय सांसद मुरैना, माननीय सांसद श्रीमती संध्या राय भिंड, आपका भी स्वागत अभिनंदन। और करण अडानी जी, आपने गजब का निशाना लगाया, आपका भी अभिनंदन, स्वागत हमारे लिए। आपका तीर निकल के शिवपुरी से गुना घूम के वापस लौट के आया, हम उम्मीद करेंगे पूरे प्रदेश में घूमता रहे, आपका भी अभिनंदन। और विवेक तनेजा जी ने, विवेक जी का भी अभिनंदन। रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से आप हमारे बीच में आए हैं, वाइस प्रेसिडेंट है। और आपने एक और बात कही कि भिंड के और ग्वालियर के पास के जो बीहड़ है, उस बीहड़ में बड़ी संभावना है। मैं आपकी उस दृष्टि के लिए भी आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। बीहड़ के लिए तो ऐसा प्रसिद्ध रहता था, लेकिन देखो विनम्रता ग्वालियर कभी छोड़ता नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी किसी की हमारी आपसे मान लो झगड़ा भी हो रहा है, और हमारा बंदूक अगर कंधे पे लेके आ रहा है, और मान लो सामने पंडित जी है, तो क्या पंडित जी पांव लागू और बंदूक दम से उसको, विनम्रता कायम है, उसका अपना काम भी कायम है। ये हमारी अपनी अच्छाई भी है, सरलता भी है, सच्चाई भी। ये हमारा भिंड है, ग्वालियर है, मुरैना है, इसकी अपनी एक अलग पहचान भी। वैसे तो ये गालो ऋषि की तपोभूमि है। हमारे ऋषि गालो, बहुत बड़ा नाम, जिनके नाम पर ये पावन तपोभूमि ग्वालियर उनके नाम के नाते से जानी जाती है। संगीत का बहुत बड़ा नाम तानसेन, जिनने अपने विधा से मेघ को प्रसन्न कर लिया, मेघ मल्हार गा करके। कोई बात नहीं है ऐसी सरलता से, लेकिन अपने हृदय में आग उत्पन्न करके शरीर रचना के माध्यम से रागों की ताकत बताकर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बहुत बड़ा नाम। इसी प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई, हमारी महारानी स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी, जिनको आते ही मैंने पुष्पांजलि दी। सच में इतना बड़ा नाम राजमाता जी का हमारी अपनी पार्टी के लिए, और उतनी विनम्रता से कि कोई पद नहीं लेना सरकारी, बड़ी बात है, पार्टी का भी नहीं लेना। ये हमारे सिंधिया घराने की विशेषता में राजमाता जी ने पार्टी के लिए जो, और संघर्ष के मामले में भी अगर लगा तो मध्य प्रदेश की सरकार ही पलट दी, सिंधिया जी ने भी और उनने भी, दोनों के लिए बदल।
लेकिन ये विशेष बात है, बात चढ़ गई तूल पे तो फिर हो गया जो होना है। लेकिन अपने लिए अब अपने विकास की बात में आए, इस परिस्थिति का लाभ उठाएं। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, देश में आज़ादी के बाद केवल कल्पना करो कि आज़ादी के पहले के दौर में मैं माननीय माधवराव महाराज को याद करना चाहूँगा और दौलत राव जी महाराज को भी याद करना चाहूँगा। थोड़ा दौलत राव जी महाराज साहब से मेरी थोड़ी सी विनम्रता के साथ, हम थोड़ा सा उज्जैन वाले, जब सिंधिया जी की राजधानी उज्जैन थी तो अलग ज़्यादा प्रेम था। महाराज यहाँ ग्वालियर राजधानी ले आए थे उस रियासत काल में, लेकिन वहाँ तो उज्जैन था, पर राजधानी यहाँ ला करके भी उन्होंने एक तरह से वापस सबको ग्वालियर को पुनर्स्थापित किया था उस दौर में। और अंग्रेजों के उस कठिन काल में भी जब हमारी व्यवस्थाओं में 1857 के बाद सब कुछ नियंत्रण में चला गया था, लगातार यहाँ से केवल आवागमन नहीं, केवल गमन ही गमन था, ले जाने का सिस्टम था। ऐसे में यहाँ इंडस्ट्री डाल करके ग्वालियर घराने ने पूरे देश के 600 रियासतों को नया दरवाजा दिखाया कि धन घर में रखने के लिए नहीं होता है। उद्योगपति जानते 1 रुपया 10 रुपये में नहीं चले तो काहे का उद्योग, न काहे का उद्योगपति। व्यापार व्यवसाय का अर्थ ही है कि लगातार चलायमान हमारी तरलता होना चाहिए। और सच्चे अर्थों में धन तो धन से धन नहीं बनता है, धन तो मन और मन से बड़ी बुद्धि, बुद्धि से धन मिलता है। धन तो बैंक में पड़ा, धन में क्या है? धन तो आपकी हुंडी में लिखा हुआ है। धन में क्या है? आपके मन में कल्पनाशीलता होना चाहिए, जिद होना चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, पुरुषार्थ होना चाहिए, और उससे पराक्रम निकल के आता। तो अडानी जी निकल कर आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री निकल के आती है। ये हमारे देश की गौरवशाली, एक नहीं ऐसे कई सारे नाम ले सकते। काल के प्रभाव में जब हमारी सेना सामर्थ्यशाली होकर के बॉर्डर की सुरक्षा करती है, तो बॉर्डर की सुरक्षा वो इसलिए नहीं करती है कि अपनी जान की बाजी लगा करके वो खाली अपने इस देश को देखते रहे। सेना भी अपेक्षा करती है, समाज भी अपेक्षा करता है कि जब शांति काल हो रहा है तो जैसे पुरुषार्थ में मौका पड़ेगा तो बहादुर सैनिक अपनी जान की बाजी लगाकर युद्ध में विजय होने का संकल्प देता है। वैसे ही उम्मीद की जाती है सामान्य काल में, शांति काल में देश प्रगति उन्नति के नए झंडे गाड़े और दुनिया में अपने पराक्रम पुरुषार्थ से भारत का गौरवशाली उस पक्ष को भी लेकर के आए, जिसके कारण से हजारों हजार साल से भारत को सोने की चिड़िया के नाते जाना जाता था। किसी के आगे हाथ फैलाने वाला देश नहीं है भारत। भारत सदैव लोगों का मार्ग प्रशस्त करने वाला होता रहा। और ये जब उद्योग निवेश और इसकी बात आती है तो मुझे आनंद भी आता है इस बात को बताते हुए। लेकिन उसके पहले एक छोटी बात आपको जरूर बताता हूँ। जब मेरी अपनी सरकार का इस बार का गठन हुआ, माननीय मोदी जी को हम निमंत्रण देने गए और मोदी जी से कहा कि आपको एक पहले कार्यक्रम में आना है। तो उन्होंने कहा पहले कार्यक्रम तुम्हारा 8 दिन तो हुआ सरकार बनने को, तो कैसे क्या करोगे? हमने कहा हमारा 30 साल पुराना एक प्रकरण चल रहा हुकुमचंद मिल का, और हुकुमचंद मिल में लगभग 7,000 मजदूर, तुलसी भैया इंदौर के ही नेता हैं, इनको मालूम है, इनके विधानसभा के पास की विधानसभा में सालों से मजदूर लोग 7,000 लोग अपने पेंशन ग्रेच्युटी लेने के लिए कोर्ट से कोर्ट, कोर्ट से कोर्ट खेलते खेलते 7,000 में से 2,000 तो उम्मीद में मर गए, वो 5,000 बूढ़े हो गए, लेकिन उनका अपना हक का पैसा उनको नहीं मिल रहा है। ये जो हमारी सरकार की भी थोड़ी कठिनाई होती है। मैंने उसका रास्ता निकालने का प्रयास किया, आपको ध्यान में आएगा कि लीज पे हम जमीन देते हैं, इंडस्ट्री डलती है, लेकिन इस लीज पे देने लेने में कभी कभी जो प्रशासनिक अपने अपने ढंग से जो अर्थ निकाले जाते हैं, वे हमने तो लीज पे इंडस्ट्री वालों को दी थी, अब इंडस्ट्री बंद हो गई तो इंडस्ट्री जाने ना, इंडस्ट्री के मजदूर जाने, हमको क्या लेने देना। ये निष्ठुरता है, ये संवेदनशीलता नहीं। हमने इस बात के लिए ही हुकुमचंद मिल का उस प्रकरण को उदाहरण बना करके उसके पहले हमने विनोद विमल मिल का उज्जैन का प्रकरण का समाधान भी किया था कि अगर इंडस्ट्री डलती है बड़े पैमाने पर और इंडस्ट्रियलिस्ट अगर उस समय टेक्नोलॉजी का जो भी उपयोग करते हैं वो अगर उद्योग धंधा लेकर आते हैं तो हमको उस समय भी स्वागत करना है। और बाद में कोई कारण से सिक इंडस्ट्री हो गई, बीमार हो गई,
तो सरकार का तो बड़ा मन होना चाहिए ना। सरकार उस समय उन मजदूरों की भी मदद करे, उनको भी उनका देनदारी करे, ये सरकार का काम होना चाहिए। सरकार इतनी स्वार्थी नहीं होना चाहिए कि नहीं हमारे को क्या लेने देना, उतने असंवेदनशील नहीं हो सकती, ये हमारी परंपरा नहीं। इसलिए हमने तय किया कि जो भी मजदूर थे उसका पूरा कोर्ट केस वापस लिया और जितना 200 करोड़ रुपए से ऊपर का पैसा था सरकार के माध्यम से देने का निर्णय लिया कि हमारे अपने मजदूर अगर काम करते टाइम वहाँ काम कर रहे थे तो बाद में भी उनकी देनदारी की व्यवस्था सरकार को निभाना चाहिए। और बदले में क्या, बदले में इतना अच्छा कि वो जो पूरा 30-35 साल से इतना बड़ा हमारा कारखाने की जमीन का मसला था, वो बहुत बड़ी जमीन थी, सरकार को भी घाटा थोड़ी हुआ, सरकार को वो पूरी जमीन अपने पास वापस मिली, जो बेहतर हुआ वो उपयोग करेंगे, ये सरकार की दृष्टि होना चाहिए। लेकिन इसी इशू पर लड़ा करके परेशान करें। हमने तय कर दिया कि अब पूरे प्रदेश के अंदर कोई भी इंडस्ट्री के ऐसे केस, उस केस में सरकार हमेशा उसके लिए आगे बढ़ेगी। उसमें जेसी मिल अपना ग्वालियर वाला भी है जिसकी देनदारी हम करने वाले। और ये मैंने पहले कहा कि ये हमारी परंपरा है। उद्योगपतियों को, जैसे मैंने कहा कि सीमा का जवान और यहाँ का उद्योगपति का जवान दोनों बराबर है। ये हमारी आज की परंपरा नहीं है, ये विक्रमादित्य काल की परंपरा है। विक्रमादित्य काल में शासन व्यवस्था के साथ सुशासन करने में जैसे विदेशियों को बाहर किया था, तो विक्रमादित्य ने एक बहुत बड़ा यज्ञ करा। और यज्ञ करने में आपको ध्यान में होगा हमारे यहाँ सन की शुरुआत कैसे होती है, ये विक्रम संवत की शुरुआत कैसे होती है। ये सामर्थ्यशाली परंपरा भारतीय परंपरा है। मैं केवल छोटी सी आपके ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। उन्होंने, ये हमारी पद्धति है कि किसी के जन्म मृत्यु से सन चालू नहीं होता है। हमारा 2024 ईसा मसीह के जन्म से चालू होता है, हिजरी संवत किसी के शरीर छोड़ने से चालू होता है। लेकिन हमारा विक्रम संवत इस प्रकार से चालू होता है कि जिस दिन सुशासन की स्थापना करना है उस दिन हमारे पूरे भूभाग में किसी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। इसलिए कर्जा देने वाला लेने वाला सब आ जाए, ये विक्रमादित्य ने काल किया। और ऐसा कहते हैं कि विक्रमादित्य का शासनकाल तो रोम तक था, बहुत बड़े पैमाने पे। सारे लोगों को बुलवाया, उनसे कहा कि आपकी सारी लिखा पढ़ी, सारे बहीखाते ले आओ। वो सब लोगों को जितना भी जिसका कर्जा था सारा चुकाया सरकार के कोष से कि ये सारा पैसा आप ले जाओ। तो हमारा जो उपभोक्ता है या हमारा जो गरीब आदमी जिसने कर्जा लिया वो कर्ज मुक्त हो गया। और इतना ही नहीं, ये तो कर्ज देने लेने की बात करके कर्जदार को कर्ज से मुक्त किया, जिसने कर्जा दिया था उसको उसका धन दे दिया। उन्होंने कहा महाराज ये तो पुराना था, अब कल वापस जिंदगी चलाएंगे तो क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इतना ही धन और भी ले जाओ कि आपके पास भविष्य में भी कर्जा नहीं रहे। ये सरकार की मनोभावना होती है, इस आधार पर हमारा संवत प्रारंभ होता है। आप कल्पना कर सकते हो कितना धन होगा उस समय कि जो पूरे भूभाग के सारे लोगों का कर्जा मुक्त करा दे। कर्ज मुक्त करने का मतलब स्वाभिमान से काम करने के लिए सरकार की वो शुद्ध भावना जिसमें मदद का भाव छिपा हुआ है। पैसे के लिए कोई नहीं आता किसी के पास हाथ फैलाने के लिए, लेकिन उद्यमशीलता के लिए अनुकूलता तो चाहिए ही चाहिए। उद्यमशीलता बिना अनुकूलता के नहीं हो सकती। मैंने भले अभी मजाक में बात कही होगी कि नागपुर के उद्योगपति विनम्रता से बात कर रहे हैं, ये जरूर चाहिए कि भाई ठीक है शिष्टता से बात करते रहो, लेकिन अगर हमको इंडस्ट्री लगाना है और इंडस्ट्री से लोगों को रोजगार मिल रहा है तो रोजगार चाहिए। तो मुझे तो इस बात का आनंद भी है। और माननीय मोदी जी ने पहले गुजरात में जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का, जिनने गुजरात को कहां से कहां पहुंचा दिया उनके शासनकाल। आज गुजरात ने पूरे देश और दुनिया में अपनी एक धाक और साख बना ली। ये हमें इस बात के लिए आनंद है। और वैसे तो गुजरात का मुझे एक और भी आनंद है, हमारे भगवान कृष्ण ने कंस को मार के बहुत बड़ा पराक्रम किया था यूपी में, पर भगवान कृष्ण का पूरा जीवन एक तरफ, जब तक वो गुजरात नहीं गए द्वारकाधीश नहीं बने, उनका चित्र नहीं निकल के आया सबके सामने। वो द्वारकाधीश को श्री समृद्धि देने वाला स्थान गुजरात, ये हमारा सौभाग्य भी है। भगवान का अपना जीवन काल हमारे सामने है। लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ पूरा देश राम और कृष्ण का देश है। इनसे हम अपनी दुनिया के अंदर ऐसी अच्छाई और सच्चाई सीखें जिसमें राम राज्य के माध्यम से सुशासन की स्थापना हो और देश समृद्ध बने, आगे बढ़े। और सभी प्रकार की ऐसी जो रीजनल कॉन्क्लेव करने के पीछे हमारा मनोभाव है
वो मनोभाव ये है कि प्रदेश इतना बड़ा विशाल भौगोलिक दृष्टि से, तो इस प्रकार की कॉन्क्लेव करते मुझे लगता कई बार कई सारे मित्रों, तो मैंने करण से भी पूछा था आप माननीय अडानी जी से, तो उन्होंने कहा मैं भी पहली बार आया हूँ। तो हमने कहा पहली बार आके देखे तो सही कि जहाँ हम नया कोई प्रकल्प खड़ा करना चाहते हैं वो क्षेत्र कौन सा, वहाँ आकर के देखे, मिले जुले, और ऐसी बाकी चीज़ों से समझ में आएगा। कल मैं बीते दिन आचारपुरा भोपाल में एक नई इंडस्ट्री प्रारंभ करा के आया। जर्मन से एक उद्योगपति हमारे बीच में आए, भारतीय उद्योगपति जो उनके साथ पार्टनर बने, वो कलकत्ता के, बंगाल के रहने वाले, और उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत ये जो बच्चों के थोड़ा जैसे चाइना पर निर्भरता जो डायपर बनता है उसके अंदर का मटेरियल बनाने की इंडस्ट्री उन्हें डालने का प्लान किया। और जब मैं खुद वहाँ उनके उद्घाटन वो भूमि पूजन में उपस्थित था तो उन्होंने कहा मैं 125 करोड़ का सोच के आया था, लेकिन मुझे लगा इतनी अनुकूलता तब 1000 करोड़ तक इसको ले जाएंगे। उन्होंने वही घोषणा करी। हमने कहा हमारा क्या जा रहा है भाई, अब छोटी जो चीज़ें चाहिए वो लोकल लेवल पे उसका समर्थन करने के लिए सरकार के माध्यम से वो अनुकूलता जरूर देना चाहिए। वहाँ के लोगों ने कहा एक थाना खोल दो, तो हमने कहा बिल्कुल खोल देंगे। हमको मालूम है थाना नहीं खोला, अंग्रेजों ने अपने थाने खोल लिए तो हमको तकलीफ दे दी थी पहले इतिहास में। उनने अपनी फौज बना ली और आए तो व्यापार करने और देश को गुलाम बना गए थे। तो सरकार की सजगता भी चाहिए कि हमारी जहाँ ज़रूरत है उसका इस्तेमाल भी करते आना चाहिए। आज मुझे बताया गया कि यहाँ औद्योगिक क्षेत्र सीतापुर में भी पुलिस चौकी की ज़रूरत है, तो मैं यहीं से खोलने की घोषणा करता हूँ। आपके यहाँ मुरैना जिले में सीतापुर में पुलिस चौकी खोलने की घोषणा करता हूँ। एक औद्योगिक क्षेत्र बामोर जिला मुरैना में फायर स्टेशन की बात कही है, निश्चित रूप से ये फायर स्टेशन खोलने की यहीं से घोषणा करता हूँ। MPIDC का क्षेत्रीय कार्यालय ग्वालियर में 4 नए औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। मोहना जिला ग्वालियर में 210 हेक्टेयर का, मुरावल जिला शिवपुरी में 30.64 हेक्टेयर का, चैनपुरा जिला गुना में 334 हेक्टेयर का, मवई जिला मुरैना में, ताली वाली बजाओ तो महाराज के शब्दों में बजाओ भैया, 210 हेक्टेयर का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है लगातार जिस प्रकार से ये माहौल बना हुआ है। आज में हमने इसी स्थान पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 2024 में क्षेत्रीय कार्यालयों पर 28 इकाइयों का लोकार्पण भूमि पूजन किया, जिसमें 1321 करोड़ का पूंजी निवेश और लगभग 4000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 120 इकाइयों के आशय पत्र जारी किए, जिसमें 268 एकड़ भूमि का आवंटन किया गया, जिसमें लगभग 1700 करोड़ का निवेश और 6600 से अधिक करोड़ का 6600 से अधिक मतलब लगभग 7000 लोगों को रोजगार प्रस्तावित रहेगा। अडानी जी आपका कितना वाला निवेश है इसमें है? तो फिर ये कहाँ जरा लिखने वाले भूल गए क्या हमारे? जोरदार ताली बजा भैया। ये भी 3500 करोड़ का तो अकेले ही थे। ये मैं आपके बोलने के पहले वाला लिखा होगा ऐसा मान लेता हूँ। मुझे सरकार भी बचाना और अधिकारी को भी संभालना है। MSME की लगभग 19 इकाइयों के लोकार्पण भूमि पूजन का 265 करोड़ से अधिक का निवेश भी किया, इसमें लगभग 1000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं भूल गया था, मुझे लगता कि मेरे भाषण में थोड़ा ये विनोद का पुट आया, तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी ये जन्मस्थली है, इस नाते से उनको भी स्मरण करता हूँ। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे अद्वितीय वक्ता, नेतृत्वकर्ता और लोकतंत्र को सच्चे अर्थों में जीने वाले, जिनके कारण से देश ने दुनिया में भारत का मान बढ़ा। मैं उनको विनम्रता से स्मरण करते हुए इस पूरे आयोजन के लिए, सफल आयोजन की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये मैं भूल ही गया था हमारा हमें चिकित्सा सेक्टर में प्राइवेट, अभी तो एजुकेशन भी यहाँ रुका हुआ है, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और बाकी कई सारे सेक्टर के लोग यहाँ बैठे हैं। हेल्थ की हमारी बहुत अच्छी पॉलिसी आ रही है। हेल्थ सेक्टर में रोजगार भी है, चिकित्सा भी है। इस नाते से बहुत जल्दी यहाँ एक प्राइवेट सेक्टर का बड़ा हॉस्पिटल ग्वालियर को मिलेगा। मैं यहाँ से घोषणा भी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सर जी एक बार खड़े होकर माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, जो कि एक फ्यूचरिस्टिक विजन वाले CEO के रूप में और अपने 8 करोड़ के भरे पूरे परिवार के मुखिया के रूप में मध्य प्रदेश के विकास को समर्पित हैं। और जैसे कि सिंधिया जी ने कहा, ग्वालियर के
पुराने वैभव को, विकास को पुनः जागृत करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की समाप्ति पर मैं आमंत्रित करती हूं अध्यक्ष CII मध्य प्रदेश श्री आशीष वैश्य जी को धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए। मध्य प्रदेश में विकास की नई गाथा लिखने वाले हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के उद्यमी के नाते आपने हमारा सिर गर्व से ऊपर कर दिया है। आज हम जहां भी जाते हैं देश में, CII चेयरमैन के नाते मुझे बहुत जगह जाने का मौका मिलता है, पर आज चर्चा का विषय केवल मध्य प्रदेश होता है। उसका क्रेडिट सर आपको जाता है। सर आप बेंगलोर गए, आप कोयम्बटूर गए, आप बॉम्बे गए, वहाँ सब जगह से एक ही फीडबैक आया कि अभी तक कभी कोई मुख्यमंत्री आता था तो एक छोटे से हॉल में कार्यक्रम होता था। सर आप एक रॉक स्टार हैं मध्य प्रदेश के, आपके लिए 1000 लोग खड़े हुए थे। मैं यहाँ पे पधारे हुए हमारे आदरणीय, हमारे अपने परिवार के मुखिया श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आपका सादर अभिनंदन करता हूँ इस विजयाराजे सिंधिया सभागार में। हमारे आदरणीय माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, सर आपका संबल हमें हमेशा मिला है। हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मंत्रीगण जी, आपके सहारे ही ये प्रदेश बढ़ रहा है और आज ग्वालियर में जो ऐतिहासिक क्षण निर्मित हुआ है, इसका श्रेय आपको और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी को जाता है। सर पूरे प्रदेश के उद्यमी आश्चर्यचकित हैं, पूरे देश के हैं कि कहाँ 2 साल में एक रीजनल समिट होता था। आज माँ शिप्रा की नदी से शुरू हुआ, माँ नर्मदा का आचमन करता हुआ माँ चंबल के किनारे आ चुका है और ये ख़त्म नहीं हो रहा है। मैं सबका धन्यवाद देता हूँ, हमारे मीडिया का, आगंतुकों का। सर मेरी बात ख़त्म करने के पहले केवल आपके प्रति आदरणीय भारत के और देश के सबसे बड़े सपूत अटल बिहारी वाजपेयी जी की 4 लाइनें आपको समर्पित करके बात खत्म करता हूं। शायद वो आप पे चरितार्थ होती हैं कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। थैंक यू सर। बहुत बहुत